हाँ हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूँ। कितने दिनों से उलझे हो जिंदगी की उलझनों से। चलो उठो, अब अपने लिए वक्त निकालो। तुम कहो तो मैं ले चलूँ तुम्हें कुदरत की वादियों में, जंगल में, पहाड़ों की हसीन घाटियों में। चलो भी, जिद न करो। क्या कहा, कहाँ? हाँ, एक मंदिर है पहाड़ी पर सुंदर सा, घने जंगलों के बीच से गुजरता है रास्ता। सुनाऊंगा कृष्ण, कालिया नाग और राजा गंगू रमोला की कहानी। आप देख रहे हैं डीडी यात्रा और मैं हूं आपका हमसफर डॉक्टर दीपक ध्यानी। और कुछ नहीं बताओगे? बताऊंगा ना। मैं बताऊंगा कैसे है जाना और कहाँ है खाना, मंदिर की घंटियाँ और कैसे होगा प्रसाद बनवाना। बस इतना ही? अरे ना, उससे पहले मिलेगा भारत का सबसे लंबा झूलता मोटर पुल और देखने को मिलेगी एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित झील। अब सोचते क्या हो? लेट्स कम विद मी एंड फील। अगर पुल की भी आवाज़ होती तो ये पुल जरूर ये कहता, रिश्ते में हम सस्पेंशन पुल के बाप लगते हैं, नाम है डोबरा चांटी पुल। एक्चुअली ये भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन मोटर पुल है, जिसकी लंबाई एक छोर से दूसरे छोर तक 725 मीटर की है। अच्छा, बड़े फनी फनी में तुमने पुल का इंट्रोडक्शन दे दिया। इस तरह से तो इस झील की आवाज़ होती तो ये न कहती, रिश्ते में तो मैं सभी कृत्रिम झीलों की माँ लगती हूँ, नाम है मेरा टिहरी झील। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, जिसकी कुल लंबाई 42 स्क्वायर किलोमीटर की है। अब सुनाने को तो बहुत बड़ी कहानियां हैं पुल और इस झील की, लेकिन ये सभी लोगों को पता है टिहरी डैम बनने के बाद इन दोनों का निर्माण हुआ। तो मैं एक कहानी सुना कर आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा इस सफ़र में, आपको आगे ले चलता हूँ से मुकेम की ओर। दोस्तों, सुंदर सा ये नज़ारा जो आपको दिख रहा है, ये है सेम मुखेम का बेस कैंप। यानी कि गाड़ी आपकी केवल यहीं तक जाएगी और यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए बहुत सारी व्यवस्था मिल जाएगी। इसके बाद हमको पैदल ही यात्रा करनी है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं गरम गरम चाय का, पानी का, और चाहे तो आप थोड़ा बहुत प्रसाद यहाँ से उठा सकते हैं। और उन यात्रियों के लिए ये विशेष सूचना है जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि पैदल का रास्ता है, लोग कह रहे हैं लगभग 2 घंटे से ऊपर भी लग सकता है जो हल्का चलते हैं। तो आप बीच में आपको खाने पीने का कोई भी साधन नहीं मिलेगा। तो बच्चे स्पेशली जिनको भूख लगती है, उन लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूर से चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता ज़रूर करके जाएं। और साथ में ये भी ज़रूर ध्यान दें कि बीच रास्ते में आपको कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको सीधे टॉप के मंदिर में ही मिलेगी, जो हमें यहाँ पता चला है। तो आप ज़रूर यहाँ से पानी अपने साथ ज़रूर ले जाएं। दोस्तों, दूर पहाड़ी पर सुंदर सा घना जंगल आप देख रहे हैं ना, बस इसी जंगल को पार करते हुए हमको उसको टॉप पर पहुँचना है और वहीं पर हमको दर्शन होंगे सेम नागराजा मंदिर के। दोस्तों, मंदिर में जाने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी दूरी है, लोगों के हिसाब से लगभग आपको 2 घंटे तक यहाँ पर जाने में लगता है। और कहते हैं कि इस मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के बीच है, लेकिन एक्यूरेट डिस्टेंस अभी तक किसी को पता नहीं है। तो आज हम वो भी पूरा नापेंगे, क्योंकि हमारे पास जीपीएस इनेबल्ड वॉच है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा एक्यूरेट डिस्टेंसेस का हम बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो बेटा, बोल दे अपनी पहले, तो बीच में नहीं। क्या रुपए है घोड़े का भैया? 600। छोटी बच्ची का दोस्तों, मंदिर जाने के लिए आप घोड़े भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घोड़ा नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 1-1.5 लाख खर्च करूं। मज़ा कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने यात्रा के लिए घोड़े का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं एक पशु प्रेमी हूं और घोड़ों को इस तरह से उनका जो शोषण होता है यहाँ पर, कि किसी भी धाम पर, केदारनाथ को ले लीजिए, तो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं इसको
बढ़ावा नहीं देता हूँ। हाँ, दूसरी ओर जो यात्री इस तरह की यात्रा करने में असमर्थ रहते हैं पहाड़ियों पर, जिनके घुटनों में दर्द है, बुज़ुर्ग हैं या बड़ी हैवी बिल्ट वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मजबूरी में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, आप घोड़े को प्यार करें, उसके लिए चनों की व्यवस्था करें, 200-400 एक्स्ट्रा दे दें, कोई बात नहीं, घोड़ा खा लेगा, या खुद खरीद के चने घोड़े को खिला दें, तो इससे बड़ी सेवा क्या होगी पशु के लिए। चलिए हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जंगल के बीचों बीच से जाना है, दिखाते हैं आपको इस यात्रा का पूरा रूट। पहाड़ों की कितनी खास बात है ना, देखिए विशेषता देखिए कि यहाँ पर इंसान ही नहीं, देवी देवता भी एक दूसरे से मिलने को जाते हैं। ये देखिए देवी अभी गई हैं, ये अभी मिलकर नागराजा मंदिर से आ रही हैं, और इस तरह की ढेरों सुंदरताएं आपको पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। चलिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, पहुँचते हैं सेम नागराजा मंदिर तक। बीच में देखते हैं हमें और क्या क्या जानने को मिलता है। दोस्तों एक बात बोलूँ, रास्ता सच में बहुत थकाने वाला है और बहुत कठिन चढ़ाई है, और आप सोच समझकर आराम से धीरे धीरे बढ़िए, क्योंकि सच में कहीं रास्ता प्लेन आ जाता है, कहीं बहुत सारी सीढ़ियाँ, पत्थर, ये मिला जुला एक रास्ता है। कह सकते हैं ये ट्रैक थोड़ा 50-60 के ऊपर वालों के लिए थोड़ा सा कठिन ट्रैक है। तो ये कोशिश कीजिए कि आप आराम से चलें, चाहे आपको 2 से 3 घंटे के बीच लगे, लेकिन चलते हुए चढ़ते हुए आप धीरे धीरे ही बढ़ें आगे, और पानी और ग्लूकोज आप साथ में ज़रूर रखें। और दोस्तों अगर आप सच में थक जाते हैं, आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, पहले शुरुआत में यात्रा तो पैदल शुरू कर देते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आप कैसे जाएंगे, तो बीच में आपको खाली घोड़े मिल जाएंगे, आप उन पर उनको आप वापस मंदिर के लिए ले जा सकते हैं। वो आपको आधी कीमत पर या कुछ कम दाम पर आपको ज़रूर ले जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो मजबूरी में आप इन घोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। और देखिए अचानक से कैमरा नीचे गया और ये क्या दिखा। ये शायद कुछ बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो पहाड़ों पर आ जाते हैं बोतल और पानी की बोतल्स वगैरह लेके, और ख़त्म होते ही अपने वो बोझ ना, उस बोझ को यहाँ फेंक देते हैं। पर उनको ये पता नहीं कि ये पहाड़ हमारे घर हैं, ये पर्वत, ये जंगल, ये सब अगर यही ख़राब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया ही ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना बोतल वगैरह साथ में लाते हैं तो खाली हो जाए तो उनको अपने बैग में रखिए और वापस ले जाइए और किसी कूड़ेदान में डाल दीजिए प्लीज़। और दोस्तों ये एक मिड पॉइंट है, शायद मिड पॉइंट से भी ऊपर है। इसके बाद मंदिर की डिस्टेंस थोड़ा कम है, और यहाँ से देखिए नीचे नज़ारा आप देख रहे हैं ना, वहीं से हम लोग आए हैं, वही पार्किंग है। उस जगह का नाम तरबला है। इसकी स्टोरी आपको बीच रास्ते में सुनाऊंगा कि तरबला इसका नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर आप चाहें रेस्ट कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ मंदिर की घंटियाँ भी लगी हुई हैं। एक और देवी मिलकर आ रही है नागराजा से। पता है कि कितना उत्साह है लोगों में, ग्रामीणों में। वो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए और बड़ा आशीर्वाद लेके यहाँ से जाते हैं। चलिए हम भी अब आगे बढ़ते हैं, यात्रा को अंतिम छोर पर ले जाते हैं। चलिए। और अगर आप पहाड़ों पर ट्रैक करते हैं तो इस तरह के बीच के शॉर्टकट्स आप ले सकते हैं जो मन को थोड़ा सा उत्साहित करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं कि हम थोड़ा सा और यात्रियों से जल्दी पहुंच जाएंगे। दोस्तों सुना आपने, मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी हैं, तो इसका मतलब अब बस नज़दीक है हमारी जो मंजिल है। तो उससे पहले क्यों ना इस मंदिर के और नागराज की कहानी को सुन लिया जाए, जान लिया जाए कि क्यों यहाँ पर स्थापित हुए और क्या है इसका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी छोटी सी। एक समय की बात है, यमुना के किनारे वृंदावन में कुछ बालक खेल रहे थे। अचानक से आवाज आती है, अरे कान्हा, ये क्या कर दिया? गेंद को यमुना में फेंक दिया।
अब कालिया नाग से गेंद को कौन छुड़वाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का संबंध द्वापर युग से है, जब श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे थे। जब गेंद यमुना में चली जाती है तो कालिया नाग से श्री कृष्ण का भीषण युद्ध होता है। युद्ध में हारने के बाद कालिया नाग को श्री कृष्ण यमुना क्षेत्र छोड़कर हिमालय क्षेत्र में सेम की पहाड़ियों पर जाने को कहते हैं। जब अंत समय में श्री कृष्ण हिमालय के सेम क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ के गणपति राजा कंगू रमोला से वे कुछ भूभाग उन्हें देने को कहते हैं, लेकिन कंगू रमोला उन्हें ये कहकर मना कर देते हैं वे किसी अपरिचित को स्थान अपने राज्य में नहीं दे सकते। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी महिमा दिखाते हुए कालिया नाग वाला वृत्तांत सारा गंगू रमोला को सुनाया। गंगू रमोला ने तुरंत भूमि देने का आग्रह स्वीकार किया और साथ में ये भी कहा कि आपको इस राज्य से हिना राक्षसी का आतंक मिटाना होगा, उसका वध करना होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बंसी की धुन से हिना राक्षसी को मंत्रमुग्ध किया और उसको एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर एक बड़े से झूले में बिठाया। वहां उसको इतनी तेजी से उन्होंने धक्का दिया कि हिना राक्षसी बादलों से टकराकर 3 टुकड़ों में बंट गई। जहां उसका सिर गिरा वो सिरवानी यानी सिरोली गांव कहलाया, जहां मुख गिरा वो मुखेम और जहां पेट गिरा वो तलबला नामक स्थान कहलाया। फिर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को दर्शन दिए और एक शिला के रूप में कालिया नाग स्वरूप वहां पर बस गए। और कृष्ण का जब यहाँ वास हुआ तो यह स्थान उत्तर द्वारिका कहलाया। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, देखिए आप अभी उत्तर द्वारिका द्वार पर ही हैं। द्वारिका का संबंध कृष्ण की राजधानी से है, पश्चिम में गुजरात में और उत्तर में उत्तराखंड में। तो ये थी कहानी कृष्ण, कालिया नाग और सेम मुखी मंदिर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस स्थान के दर्शन करते हैं जहाँ पे शिला स्वरूप कृष्ण और उस पर नाग विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ तक इसकी पूरी डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर और मुझे यहाँ पर लगा 42 मिनट। मैंने 2 बार बीच में हॉल्ट किया था 3-4 मिनट का। तो ये मान के चलिए लगभग यहाँ पे आप 1 से 2 घंटे के बीच पहुँच सकते हैं। तो ये है वो जगह दोस्तों जहाँ बनता है ख़ास किस्म का प्रसाद। और प्रसाद बनवाने के लिए आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, लाइन में लगा रहना पड़ेगा। जैसे ही हमारा नंबर आता है तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। प्रसाद बनवाने के लिए आपको अपने साथ लेके आना पड़ेगा अपने घर से आटा, शुद्ध देसी घी और चीनी। अपने हिसाब से आप अपनी मात्रा लेके आ सकते हैं जितना आपको बनवाना है। खासकर यहाँ पर 1 किलो आटा, 250 ग्राम घी और ऐसे ही 250 ग्राम चीनी के करीब लाया जाता है। जब हम इस प्रसाद को लेके मुख्य नागराजा मंदिर में गए तो पुजारी ने बताया कि इस प्रसाद को यहाँ नहीं, इस प्रसाद को आपको गंगू रमोला की मूर्ति पर चढ़ाना है। दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम गंगू रमोला राजा की ही पूजा की जाती है, उसके पश्चात आपको यहाँ पर मुख्य मंदिर में पूजा करनी पड़ती है। मुख्य मंदिर में आप सामान्य प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पीला कपड़ा, पीला झंडा यहाँ चढ़ता है। और ग्रह दोष और काल सर्प दोष के लिए लोग चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। और पहाड़ों में कितनी सुंदरता बसी है, कितनी आध्यात्मिकता है। लोग कितना सोचते हैं पहाड़ के लोग कि जैसे हम अपने रिश्तेदारों से मिलने एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, वैसे ही अपने गांव के देवता देवी इष्ट देव उनको मिलाने के लिए वे दूसरे गांव में, दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। वाह, कितना आनंदमय क्षण है।
और ये रहा सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाने वाला भोजनालय। इसका नाम है सेमवाल भोजनालय। दोस्तों यहाँ पर भोजन जरूर करिएगा क्योंकि ये सब बनाते हैं पहाड़ी उत्पादों से। यहाँ पर आपको राजमा, चावल, रोटी, सब्जी, मिक्स वेज, अचार, रायता, चटनी सब आदि मिल जाएगा। एक बार ज़रूर टेस्ट करके जाएगा, आप ज़रूर उसको याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अपने घरों को। आशा करते हैं आपको ये यात्रा बहुत सुहानी लगी होगी। आगे भी आप अगर इस तरह की यात्राएं देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ज़रूर देखिएगा जाते जाते कैसे बादल पहाड़ों से नीचे उतरकर सड़कों पे आ जाते हैं, कैसे सुहानी रात पहाड़ों पर ढलती है। तो आगे के नए सफ़र में बने रहिएगा मेरा हम सफ़र। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर दीपक ध्यानी और आप देख रहे हैं DD यात्रा।